Hello, future doctors. Welcome once again in our YouTube channel ईसा एंड नीति एंड दिस इज चंचल कुलदीप। आज हम समझने वाले हैं कि बायोटेक का जो सेकंड चैप्टर है, एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक आता है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। अब ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि समझ में नहीं आता कुछ क्या लिखा हुआ है, तो वही टॉपिक मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको समझनी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। बने रहना पड़ेगा अगर आपको समझना है तब। और अगर आपको वीडियो पूरी देखने के बाद में समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कुछ भी, वो आपके लिए वो कमेंट बॉक्स। तो निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट, जो निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए ये टेक्निक यूज में ली जाती है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि निमेटोड क्या होता है। निमेटोड क्या होता है? अरे एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, एस के हेलमिंथेज एक फाइलम आता है, एस के हेलमिंथेज जो आता है उसी का दूसरा नाम होता है निमेटा हेलमिंथेज। क्या होता है? निमेटी हेलमिंथेज। तो उसके जो मेंबर है उन्हीं को निमेटोड बोला जाता है। उन्हीं को क्या बोला जाता है? निमेटोड बोला जाता है। और इन निमेटोड की खास विशेषता यह है कि ये प्लांट में भी डिजीज करते हैं, एनिमल में भी डिजीज करते हैं। प्लांट में भी डिजीज करेंगे, एनिमल में भी डिजीज करेंगे। उसी का एक बड़ा ही तगड़ा सा प्यारा सा नन्ना सा मेंबर है मिल्वा डेगाइन इनकोग्निशिया। मिल्वा डेगाइन इनकोग्निशिया, क्या नाम है? मिल्वा डेगाइन इनकोग्निशिया। करता क्या है? करता है टोबैको जो प्लांट है, तंबाकू का जो पादप है, उसकी रूट में क्या करता है? डिजीज करता है। क्या करता है? रूट में डिजीज करता है। और रूट में डिजीज होगी, अरे तो प्लांट में डिजीज होगी पूरी, क्योंकि रूट क्या करती है? मिनरल्स वाटर को ऑब्जॉर्व करती है और तने को, स्टेम को, पत्तियों को सब जगह पहुंचाती है। अब रूट ही डैमेज हो गई तो प्लांट तो डैमेज होना ही है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, इस डिजीज से बचने के लिए टेक्निक जो यूज में ली जाती है उसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस, या शॉर्ट में आरएनए आई भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन था। अब ये टेक्निक क्या होती है, कैसे होती है, तो वो हम समझते हैं। तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर उस टेक्निक के बारे में हम समझते हैं। हाँ, तो अब हम उस टेक्निक के बारे में समझते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो फॉर एग्जांपल ये वो टोबैको का क्या प्लांट है, ये दिखने में थोड़ा भद्दा सा दिख रहा है, टोबैको की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन आप मान करके चलिए कि ये वही तंबाकू का क्या है? पौधा है, टोबैको का क्या है? प्लांट। और ये नीचे इसकी जड़ें निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब जो रूट है, उसकी जो सेल है, उसकी जो सेल है ना, मैंने यहाँ पर उसको बड़ा करके दिखा रखा है। ये जो राउंड राउंड जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है? जो टोबैको प्लांट है उसकी रूट है, उसकी सेल है। ये जो राउंड राउंड आपको दिख रही है उसकी क्या है? रूट सेल है। अभी इस सेल के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, आप उस पर गौर मत डालिए, अभी आपको उसके बारे में नहीं देखना है। जब इसके बारे में समझाऊंगा तब आपको इसके बारे में देखना है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जो ये क्या है? निमेटोड है। ये वो कौन है? मिल्वा डेगाइन इनकोग्नेशिया। बड़ा एक प्यारा सा नाम है, मिल्वा डेगाइन इनकोग्नेशिया। ये क्या करता है? रूट पर आकर के क्या करता है? अटैक करता है। जो टोबैको प्लांट है, रूट की जो सेल है उसमें से साइटोप्लाज्म को सक करना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। अब जैसे सेल के अंदर जैसे जैसे साइटोप्लाज्म कम होगा, तो आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म कहां पर चलती है? साइटोप्लाज्म में तो चलती है। तो साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। नहीं, अरे मेटाबॉलिज्म डाउन हो रही मतलब सेल की क्या होने लगेगी? डेथ होने लगेगी। तो इस वजह से क्या होगा? रूट की सेल डैमेज हो रही है तो धीरे धीरे पूरा प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देगा कि नहीं? अरे कैसे? अरे मिट्टी से वाटर मिनरल्स अब्सॉर्ब करने का काम किसका होता है? रूट का होता है। अब रूट ही डैमेज हो गई तो प्लांट ही पूरा डैमेज हो जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से हमारा जो टोबैको प्लांट है वो क्या जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसके लिए टेक्निक क्या है? टेक्निक जो है वो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। समझते हैं ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये निमेटोड है। निमेटोड के अंदर कोई अरे सेल तो होगी ना। निमेटोड का मतलब एनिमल, और एनिमल के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल तो रहती है ना। तो मैंने यहाँ पर निमेटोड की जो सेल है ना उसको बड़ा करके दिखा रखा है। ये इधर वाली तो किसकी सेल है? ये प्लांट की सेल है। इधर वाली किसकी सेल है? निमेटोड की सेल है। अब सेल के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। तो ये क्या दिखा रखा है?
डीएनए का एक फ्रेगमेंट दिखा रखा है, डीएनए का छोटा सा पार्ट दिखा रखा है जिसको बोलते हैं हम जीन। ठीक है, ये क्या दिखा रखा है, जीन दिखा रखा है। अब हमको पता है कि हमारे अंदर जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, जो भी कुछ हमारे अंदर फिजियोलॉजी हो रही है, वो कैरेक्टर हमारे अंदर किसकी वजह से आते हैं, जीन की वजह से आते हैं। क्योंकि जीन क्या करता है, प्रोटीन पहले क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। तो हमारे अंदर जो भी कुछ काम चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है, जीन क्या कर रहा है, वहां पर जाकर के प्रोटीन बना रहा है। तो ऐसे ही इसके अंदर उस जीन को हमने क्या कर लिया, टारगेट कर लिया, जो कि इसकी ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको सामने जो जीन दिखा रखा है ना, डीएनए का जो फ्रेगमेंट दिखा रखा है, ये कौन से जीन को दिखा रखा है, ये उस जीन को दिखा रखा है जो कि निमेटोड की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और उस जीन को क्या बोल रहे हैं हम, टारगेट जीन बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, वैसे तो ये मोलिकुलर बायोलॉजी की बात है, लेकिन मैं यहां पर ही आपको बता देता हूं कि डीएनए के अंदर या जीन के अंदर दो स्ट्रैंड होती है। एक तो होती है टेम्पलेट स्टैंड, उसी का दूसरा नाम है नॉन कोडिंग स्टैंड, और उसी का दूसरा नाम है एंटीसेंस। तीनों नाम एक ही है, टेम्पलेट, नॉन कोडिंग, एंटीसेंस। और दूसरी स्टैंड है नॉन टेम्पलेट स्टैंड, और इसी का नाम है कोडिंग स्टैंड, इसी का नाम है सेंस स्टैंड। ठीक है, एंटीसेंस की डायरेक्शन होगी 3 to 5 और सेंस की डायरेक्शन होगी 5 to 3। लेकिन दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि यार दोनों इधर से देखे तो इसकी डायरेक्शन 5 to 3 होगी, और इधर से देखो तो इसकी डायरेक्शन 3 to 5 होगी। फिर ये डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि कौन सी एंटी सेंस और कौन सी सेंस है? तो ये डिसाइड होता है प्रोमोटर और टर्मिनेटर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? प्रमोटर और टर्मिनेटर की हेल्प से। कैसे? कि प्रमोटर जिस साइड जुड़ा होगा, मतलब कि प्रमोटर जिस स्ट्रैंड के 5 डेज पर जुड़ा हुआ है, प्रमोटर जिस स्ट्रैंड के 5 डेज पर जुड़ा हुआ है, और टर्मिनेटर जिस स्ट्रैंड की 3 डेज पर जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट, उसी को बोलते हैं कोडिंग, और उसी को बोलते हैं सेंस। तो इसके सामने वाली कौन सी हो जाएगी? टेम्पलेट स्ट्रैंड, या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो ये कोडिंग और नॉन कोडिंग का, सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड का पता ऐसे लगाते हैं, किसकी हेल्प से? प्रमोटर और टर्मिनेटर की हेल्प से लगाते हैं। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें है ना, ये मोलिकुलर बायोलॉजी में जो मेरे नोट्स है, वहां पर पेज नंबर 46 पर एक हेडिंग लिख रखी है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो उसकी लास्ट लाइन है ये। तो आप वो नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, तो आप जाकर उसको देख लेना एक बार, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए नहीं बनाती, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए नहीं बनाती, सिर्फ एक स्ट्रैंड क्या करती है, एमआरएनए क्या करती है, बनाती। वो कौन सी स्ट्रैंड बनाएगी? जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, या जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, जिसका दूसरा नाम है एंटीसेंस, वो क्या बनाती है? एमआरएनए बनाती है। तो डीएनए से क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है। लेकिन आप एक बार कलर देखना, यहां पर मैंने नॉन कोडिंग को ब्लैक कलर से बनाया, तो उससे बनने वाले एमआरएनए को भी किससे बनाया? ब्लैक कलर से बनाया। तो ये जो एमआरएनए बन करके आया है, ये किस स्ट्रैंड से बन करके आया? एंटीसेंस स्ट्रैंड से बन करके आया है। एमआरएनए से फिर क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। और ये जो प्रोटीन बन रही है वो एसेंशियल फॉर निमेटोड ग्रोथ। कौन सा निमेटोड? मिलवाडेगाइन इनकोग्निशिया। ये जो प्रोटीन बन रही है ना, इस जीन की हेल्प से जो प्रोटीन बन रही है, वो इस निमेटोड की ग्रोथ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोटीन इसके अंदर नहीं हो, अगर ये प्रोटीन ना बने, तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी, और आखिर में इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अब हम क्या करते हैं, ये तो जो नॉर्मल प्रोसीजर इसके अंदर चल रही है वो बताई मैंने, लेकिन फिर हम इसको रोकेंगे कैसे? तो हम क्या करते हैं कि ये जो जीन है, ये जो टारगेट जो जीन है, ये जो डीएनए का जो पार्ट है, जो कि वो प्रोटीन बना रहा है जो कि
निमेटोड की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जैसा आर्टिफिशियल जीन हम बाहर लैब के अंदर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है ना कि अलग अलग साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल डीएनए तैयार किए थे, आर्टिफिशियल एमआरएनए भी तैयार किए थे। जैसे नाम सुना आपने हरगोविंद खुराना, तो उन्होंने ऐसा ऐसा काम लेबोरेटरी के अंदर किया था। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल डीएनए या आर्टिफिशियल जीन जो कि किसके पास था, निमेटोड के पास था, हम बाहर उसको लैब के अंदर बनाते हैं। लैब के अंदर क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए ये यहां पर बना रखा है, ये यहां पर बना रखा है, चेक करना है एक बार, दिख रहा है उसमें, ये यहां पर दिखा रखा है। देखिए आर्टिफिशियल क्या किया हमने कि ये वो जीन या डीएनए का पार्ट हमने आर्टिफिशियली तैयार कर लिया। ये ऊपर वाली कौन सी स्ट्रैंड है, ये ऊपर वाली कौन सी स्ट्रैंड है, एंटीसेंस। नीचे वाली कौन सी, सेंस। लेकिन हम यहां पर डीएनए के दो पार्ट, दो फ्रेगमेंट बनाते हैं, या जीन के दो फ्रेगमेंट हम तैयार करते हैं लैब के अंदर। एक में तो क्या होगा, जो कि एज इट इज किसकी तरह होगा, एज इट इज इस डीएनए की तरह क्या होगा, ये देखिए एज इट इज। जो एंटीसेंस है वो यहां पर एंटीसेंस है, जो यहां पर सेंस है वो यहां पर सेंस है। और एक दूसरा जीन या दूसरा डीएनए का पार्ट हम तैयार करेंगे जिसकी सेंस स्ट्रैंड को तो किससे चेंज कर देंगे, एंटीसेंस से, और एंटीसेंस को किससे चेंज कर देंगे, सेंस से। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे चेंज करेंगे। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सेंस और एंटीसेंस किससे डिसाइड होती है, प्रमोटर और टर्मिनेटर से। तो हम एक्चुअल में चेंज किसको करेंगे, प्रमोटर और टर्मिनेटर को जब चेंज करेंगे ना, प्रमोटर को 5 डेज की जगह पर 3 डेज पर लगा देंगे, टर्मिनेटर को 3 डेज की जगह पर 5 डेज पर लगा देंगे, तो जो ऑटोमेटिक पहले जो एंटी सेंस थी वो सेंस बन जाएगी, और जो सेंस थी वो क्या बन जाएगी, एंटी सेंस बन जाएगी। तो ऐसे हमने देखिए ये पहले जो सेंस थी, सॉरी एंटी सेंस थी, उसको क्या बना दिया हमने, सेंस बना दिया, और जो सेंस थी उसको हमने क्या बना दिया, एंटी सेंस बना दिया। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये हमने लैब के अंदर आर्टिफिशियली तैयार की है, आर्टिफिशियली तैयार की है। ये एनसीईआरटी में रीडिंग मैं आपको लगा करके समझाऊंगा, आप नो टेंशन रहिए, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट या जीन के जो फ्रेगमेंट हमने आर्टिफिशियली तैयार किए हैं, ये अब हम प्लांट के अंदर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। प्लांट के अंदर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर जब कोई बाहरी डीएनए इंसर्ट किया जाता है तो वहां पर वेक्टर के तौर पर किसको यूज लिया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के प्लाज्मिड को यूज लिया जाता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन का जो प्लाज्मिड होता है उसको यूज लिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये डीएनए के पार्ट या डीएनए के जो खंड है या जो जीन के जो खंड है उनको प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। कौन से प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसकी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो देखिए दोनों डीएनए के या जो जीन के फ्रेगमेंट है वो अंदर आगे आगे। अब ये भी क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा, और ये भी क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा। अरे सेल के अंदर आने के बाद में डीएनए आरएनए बनाता है कि नहीं। तो इसकी कौन सी स्ट्रैंड ये क्या कर रही है, एमआरएनए बना रही है, एंटीसेंस बनाती है ना। और इसकी कौन सी, ये क्या कर रही है, एमआरएनए बनाती है। तो देखिए मैंने कलर अलग अलग बनाए, ब्लू, यहाँ पर एंटीसेंस कैसी बना रखी है, ब्लैक कलर से। तो यहाँ पर एमआरएनए कैसे बनाया मैंने, ब्लैक कलर से। यहाँ पर एंटीसेंस कौन सी है, रेड कलर वाली। तो एमआरएनए कैसा बनाया, रेड कलर से। अब जब डीएनए की ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट है तो इनसे बनने वाला एमआरएनए भी एक दूसरे क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा कि नहीं। अरे जो स्ट्रैंड बन रही है, एमआरएनए जो बन रहा है वो एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट होगा। और जब अपोजिट होते हैं, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वो जुड़ करके डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा कि नहीं। अरे डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ऐसे क्या निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण हो रहा है। किसके अंदर, प्लांट के अंदर किसका निर्माण हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण हो रहा है। एक्चुअल में वो जीन किसका था,
जिससे आरएनए बन रहा है, वो जीन किसका था? निमेटोड का जीन था, निमेटोड का जीन था। अब 1 मिनट में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप सोच रहे हो यार निमेटोड ने तो इन्फेक्ट कर ही दिया प्लांट को, थोड़े दिनों में प्लांट डैमेज होने ही वाला है, तो यार ये इतनी प्रोसेस करके फिर हमको फायदा क्या हो रहा है? अरे सुनना, निमेटोड अटैक करें उससे पहले कर रहे हैं ये ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट किस कब कर रहे हैं हम? निमेटोड अटैक कर रहा है उससे पहले ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तब जाकर के निमेटोड अटैक करना बंद करेगा। ये तो आप ये मत समझना कि यहां से पढ़ाना स्टार्ट किया तो ये ऐसे प्रोसेस चल रही है। ये तो मैंने बताया कि इन्फेक्शन कैसे करता है वो। अब ये बताओ ना कि इन्फेक्शन को रोकेंगे कैसे, अटैक करने से पहले इन्फेक्शन को रोका कैसे जाएगा? ठीक है जी साहब, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन चुका है। अब आपको पता है कि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल एक ही होता है हमारे अंदर, ये प्लांट के अंदर भी। वो कौन है? डीएनए। डीएनए के अलावा अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है तो सेल के अंदर ऑटोमेटिक ऐसी मशीनरी लगी हुई है कि डीएनए के अलावा अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है ना, तो उसको क्या कर दो, जाकर के काट दो। अरे हमारा जैसे जेनेटिक मेटेरियल क्या है? डीएनए, तो वो डबल स्टैंडर्ड है। हमारे अंदर आरएनए कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड है। तो अगर बाय चांस आरएनए डबल स्टैंडर्ड बन जाता है तो सेल ऑटोमेटिक उसको क्या कर देती है? काट देती है, डिवाइड कर देती है, इनएक्टिव कर देती है उसको। तो जैसे प्लांट को पता चला कि यार डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है, अब वो चाहे उसका हो या फिर किसी बाहरी डीएनए का हो, तो डाइसर की हेल्प से, किसकी हेल्प से? डाइसर की हेल्प से उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए ये आरएनए के हमने क्या कर दिया? टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, टोटे टोटे कर दिए हमने आरएनए के, आरएनए के टोटे टोटे कर दिए। अब होगा क्या? ये इतना काम हमने प्लांट में पहले करवा करके तैयार कर दिया है, ये इतना काम प्लांट के अंदर पहले हमने तैयार कर रखा है भाई, कि अब जो हमने टोबैको प्लांट उगाया है उसके अंदर ऑलरेडी ये आरएनए के फ्रेगमेंट देखने मिलेंगे। कौन से आरएनए के फ्रेगमेंट? डबल स्टैंडर्ड आरएनए के फ्रेगमेंट देखने मिलेंगे। अब जब निमेटोड अटैक करने आएगा, मिल्वाडेगाइन इनकोग्नेशिया, मिल्वाडेगाइन इनकोग्नेशिया जब अटैक करने आएगा, तो जब वो साइटोप्लाज्म को सक करेगा तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के फ्रेगमेंट है वो भी उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब आप सोचोगे अरे एलिमेंट्री कैनाल में चला भी गया तो होगा क्या? डाइजेशन हो जाएगा? अरे नहीं, आरएनए का डाइजेशन इसके एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होता है, और जिसका डाइजेशन नहीं हुआ तो ये एज इट इज उसके एलिमेंट्री कैनाल में रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और इसकी साइज छोटी है कि नहीं है? बिल्कुल छोटी है। तो ये अवशोषित होकर के उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा और ब्लड के थ्रू कहां पर पहुंच जाएगा? उसकी सेल्स के अंदर पहुंच जाएगा। तो निमेटोड ने साइटोप्लाज्म को सक किया, उसके अंदर कौन चला गया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए के फ्रेगमेंट चले गए। अब ये फ्रेगमेंट अवशोषित होकर के कहां पर जा रहे हैं? उसकी सेल के अंदर जा रहे हैं। तो मैं उसको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं अब इसको मिटा देता हूं, अब मैं ये इसको मिटा देता हूं कि ये प्रोटीन बनेगी। ये तो मैंने आपको समझा दिया। ये तो कब की बात है? जब वो इन्फेक्शन करेगा तब की बात। अब तो हम इन्फेक्शन को रोक रहे हैं ना। तो ये लीजिए साहब, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के जो वो है फ्रेगमेंट है वो आ गए किसके अंदर? निमेटोड की सेल के अंदर आ गए। अब जैसे ये निमेटोड की सेल के अंदर आरएनए के फ्रेगमेंट आते हैं तो इसकी सेल में ऑटोमेटिक एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है रिस्क। क्या नाम होता है? रिस्क। आरएनए इंट्रोड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंट्रोड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो भी ठीक, क्योंकि ये जो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये वो एनसीईआरटी की लाइनों को समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ये रिस्क आपसे कोई नहीं पूछेगा। वैसे भी अगर आपको लिखना है ना तो फुल फॉर्म आप लिख लो आरएनए इंट्रोड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसके साथ जाकर के ये आरएनए के फ्रेगमेंट क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। आरएनए के फ्रेगमेंट क्या हुए? जुड़ गए। देखिए आरएनए के फ्रेगमेंट जाकर के इसके साथ जुड़ गए। अब होगा क्या? जैसे ये आरएनए के फ्रेगमेंट जाकर के इसके साथ जुड़ेंगे
तो सेल ऑटोमेटिक क्या करती है, सेल ऑटोमेटिक क्या करती है, देखिए इसके अंदर ये वो डीएनए का पार्ट है, ये क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा। कौन सी स्ट्रैंड बनाएगी इसकी, एंटीसेंस स्ट्रैंड क्या बनाएगी, एमआरएनए बनाएगी। तो जो इसके अपोजिट स्ट्रैंड होगी, इस एमआरएनए के अपोजिट जो स्ट्रैंड है वो इससे जुड़ पाएगी कि नहीं जुड़ पाएगी, बिल्कुल जुड़ पाएगी। और जो एजेटिव इसके सेम होगी वो इससे नहीं जुड़ पाएगी। तो सेल ऑटोमेटिक क्या करती है कि जो इसकी एजेटिव जो स्ट्रैंड है उसको तो सेल क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती। अब बच गया कौन, जो इसके अपोजिट है वो बच गया। अरे ये जो हमने इंसर्ट करवाया वो इसी का तो था, इसी का तो था। तो सिर्फ सेल किसको रखती है, जो इस एमआरएनए की क्या है, अपोजिट है, उन स्ट्रैंड को क्या करती है, सिर्फ रखती है। और ये स्ट्रैंड आकर के अब किसके साथ जुड़ जाएगी, ये स्ट्रैंड आकर के इसके साथ जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हुआ क्या, इसका ये जीन था जो कि क्या बना रहा है, एमआरएनए बना रहा है। इस एमआरएनए से वो प्रोटीन बनेगी जो कि इसकी ग्रोथ के लिए क्या है, एसेंशियल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बना सकता। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी प्रोटीन बनाने में भाग नहीं ले सकता। 3 रीजन दे रखे हैं मोलिकुलर बायोलॉजी में इसके कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्यों नहीं बनता, उसके 3 रीजन दे रखे हैं। तो ओवरऑल उसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाती क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन छिप जाती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन चुका है, अब इससे वो प्रोटीन नहीं बनेगी, इससे वो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो निमेटोड की ग्रोथ नहीं होगी, और निमेटोड की ग्रोथ नहीं होगी तो आखिर में आकर के उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो अगर वो प्लांट को खाना चाहेगा तो वो अपनी मौत को न्योता दे रहा है, वो कौन, निमेटोड। तो इस तरह से क्या होगा, ये इस प्लांट को डैमेज करना क्या कर देगा, बंद ही कर देगा। तो ये पूरी की पूरी आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक थी, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक थी। तो ये तो मैंने समझा कि टेक्निक क्या है। अब एनसीईआरटी में 2 लाइनें लिखी हुई है, 2 लाइनें लिखी हुई है। अब वो लाइनें ऐसी है कि समझ में ही नहीं आती वो क्या है। आपने बार बार पढ़ी होगी तो वो लाइनें आपको भी समझ में नहीं आएगी। तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर उन 2 लाइनों के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्निक है वो सभी यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स, इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर डिफेंस का क्या एक मेथड, मतलब इस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की हेल्प से यूकैरियोट्स के अंदर सेलुलर डिफेंस किया जाता है। जो थोड़ी देर पहले हमने किया वो तो आर्टिफिशियल तरीका था, वो तो क्या था, आर्टिफिशियल तरीका था। लेकिन ये जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक है वो यूकैरियोट्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और इसकी हेल्प से सेल को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं कि पहला एग्जांपल जो है कि कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो क्या है, एक वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वो आकर के क्या करता है, अटैक करता है एनिमल सेल पर, और अपने डीएनए को क्या करेगा, एनिमल की सेल के अंदर या ह्यूमन की सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा। और अब जैसे ही पता चला कि एनिमल की सेल को या ह्यूमन सेल को कि उसके डीएनए के अलावा एक और डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है जो कि आरएनए, वो उसके सेल के अंदर आ चुका है। तो ये सेल क्या करेगी, जैसे ये अंदर आएगा, ये आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसके अंदर आएगा तो उसको वही क्या करेगी, टुकड़ों में डिवाइड कर देगी, टुकड़ों में डिवाइड कर देगी। तो यहां पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्स क्या है, ये वायरस है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये सेल के अंदर आ रहा है ना, इसका सोर्स क्या है, ये वायरस है। लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्स वायरस होता है। तो ऐसे होता है वो सोर्स, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को सेल के अंदर डालने वाला कौन है, वो वायरस है। और आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की हेल्प से इस आरएनए को टुकड़ों में डिवाइड करके इंफेक्शन से बचा लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे रखा है जंपिंग जीन या ट्रांसपोसोन्स। ये क्या होता है, जंपिंग, ऐसा जीन जो एक जगह से दूसरी लोकस पर जा सकता है। लोकस पता है ना, क्रोमोसोम या डीएनए पर वो साइड जहां पर जीन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं।
अगर जीन एक लोकस से दूसरे लोकस पर जा रहा है तो उन जीन को बोला जाता है जंपिंग जीन। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, जीन, ये एक लोकस है और ये एक जीन है। ये जीन का क्या है, प्रोमोटर है, और ये क्या है, टर्मिनेटर। तो इससे क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है। और एमआरएनए से क्या, एमआरएनए से कभी कभी क्या होता है कि सीडीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है, सीडीएनए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। आरएनए से वापस क्या बन जाता है, डीएनए बनता है। देखिए इसका जब आरएनए बना, एमआरएनए बना, तो इसकी सीक्वेंस यहां पर क्या देखने मिली, उल्टी देखने मिली। और जब इस आरएनए से डीएनए बना तो इसकी क्या हुई, उल्टी। तो उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा होता है। उल्टे का उल्टा क्या होता है, एकदम सीधा होता है। तो ये जो सी डीएनए बना है ना, वो एग्जैक्ट किसकी तरह होगा, इसकी स्टैंड की तरह, इसकी एंटीसेंस स्टैंड की तरह होगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जाकर के किसी दूसरी लोकस पर इस तरह से जुड़ता है, इस तरह से जुड़ता है, ध्यान से सुनना, अब जो बात आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जुड़ता है कि उसके टर्मिनेटर को तो क्या बना देता है, सॉरी, उसके प्रमोटर को तो बना देता है टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर को बना देता है प्रमोटर। टर्मिनेटर को क्या बना देता है, प्रमोटर बना देता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब यहां से जब जो आरएनए बनेगा, एमआरएनए जो बनेगा, और यहां से जो एमआरएनए जो बनेगा, वो एक दूसरे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और ये आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण करेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण करेंगे। और जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण होगा तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की हेल्प से उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा कि नहीं, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब एक लाइन एनसीईआरटी में क्या लिखी हुई है कि यहां पर जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जंपिंग जीन के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है, उसका रिसोर्सेज क्या है, उसका रिसोर्सेज क्या है, ये इंटरमीडिएट एमआरएनए। इससे एमआरएनए से क्या बना, सीडीएनए, और सीडीएनए से क्या बना, ये फिर ये जो आगे का जो प्रोसेस हुआ है इसी की वजह से तो है ना। तो यहाँ पर जो सोर्स है ये इंटरमीडिएट आरएनए है, इसका सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, ये वायरस है, यहाँ पर क्या है, ये आरएनए। तो ये पूरी की पूरी जब अब आप एनसीईआरटी के पैराग्राफ को समझोगे ना, तो एक एक लाइन आपको क्लियरली समझ में आएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इन वीडियोज को क्या करें, शेयर करें। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।